वापस से अपना नॉर्मल स्क्रीन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये है, हम लोग ये डिस्कस किए। डिक्लेयरिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। आवाज आ रहा है क्या? हाँ यस सर। बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है क्या? चलिए, एक सेकेंड, इसको इधर कर देते हैं। डिप्लेयरिंग में आते हैं। ठीक है, डिप्लेयरिंग में क्या है, जब पिलर्स फॉर्म हो जाता है बोर्ड एंड पिलर में, तो एक्सट्रैक्शन कोयला जो है, मतलब पिलर्स में जो कोयला है उसको निकालते हैं। जस्ट ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। ठीक है, उसको पिलर एक्सट्रैक्शन। नहीं, 10 जगह रहता है, पर क्या है, सर्वर डाउन था आज। हमको नहीं लगा आज क्लास ले पाएंगे, इसलिए मैसेज भी नहीं किए थे। चलो ठीक हो गया, तुम लोग जल्दी कर देते हैं क्योंकि फिर ड्यूटी भी जाना है ना, उसके हिसाब से। तो ये हुआ। तो पिलर्स का फॉर्मेशन जो है जैसे कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम लोग पिलर्स से जो कोयला है उसको निकालते हैं। इसको बोलते हैं पिलर एक्सट्रैक्शन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, डिप्लेयरिंग या फिर ब्रोकन वर्किंग। बताया भी है कि नहीं, दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इसका दूसरा नाम क्या है, डिप्लेयरिंग भी है, पिलर कटिंग भी है। डिप्लेयरिंग की बात करें तो डिप्लेयरिंग दो तरह से होता है, एक है केविंग विधि और दूसरा है स्टोइंग विधि। केविंग में क्या करते हैं, कोयला जब हम लोग काट लेते हैं पिलर से, तो जो अपना खाली जगह है उसको भरने के लिए क्या करते हैं, रूफ को छोड़ देते हैं कि वो आराम से कोलैप्स हो जाए, और जाके जो गोफ एरिया है उसको भर दे। इस तरह से अगर हम लोग रिपेयरिंग करेंगे तो इसको बोलेंगे केविंग विधि। अगर पिलर का भाग से जहाँ कोयला निकाल लिया गया है वो गोफ को अगर हम लोग अज्वलनशील पदार्थ से भर देते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या उसको बोलेंगे, स्टोरिंग विधि। अब आता है नया चीज, वो है पिलर एक्सट्रैक्शन टेक्निक। यानी पिलर जो काटिएगा रिपेयरिंग में, वो पिलर काटने का कितना तकनीक होता है, तो दो तकनीक होता है, एक होता है स्प्लिटिंग एंड स्लाइसिंग, और दूसरा को बोलते हैं स्टुकिंग मेथड। बताया गया अच्छा से, बहुत अच्छे से बताया गया ये चीज, स्प्लिटिंग एंड स्लाइसिंग। स्प्लिटिंग में देख सकते हैं ये पिलर है, इसको दो भाग में बांट दिया गया है, देखिए स्प्लिट गैलरी है। स्प्लिट गैलरी चला के दो भाग में बांट लिया, और फिर यहाँ पे रिब छोड़ के देखिए, यहाँ पे जो है स्लाइसिंग 4.5 मीटर का लिया जा रहा है, फिर यहाँ पे रिब छोड़ा जाएगा, और फिर इतना जो है कोयला जो है काट काट स्लाइसिंग किया जाएगा। तो ये सब चीज जो है स्प्लिटिंग एंड स्लाइसिंग में होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ इससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है। तो जब हम लोग स्प्लिटिंग एंड स्लाइसिंग करते हैं, तो प्रत्येक जो अपना पिलर होता है उसको 2 या 3 भाग में बांट देते हैं, एक लेवल स्प्लिट चला के। जो विथ ऑफ गैलरीज रहेगी स्प्लिट गैलरी की, वो 4.8 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, यहाँ रेगुलेशन 111 का 4 सब रेगुलेशन बोला गया है टेबल का बारे में। इसका मतलब है कि 4.8 मीटर। जो स्प्लिट गैलरी की जो चौड़ाई है वो अधिक से अधिक कितना हो सकता है, 4.8 मीटर। ठीक है, ये भी चीज आपको दिखाए थे। लेकिन अगर सर आप ये जो केविंग विधि से फोर डिक्लेयरिंग कर पॉइंट रहे एट हैं, मीटर करेंगे, लेकिन अगर आप ये केविंग केविंग विधि में से करेंगे कि स्टोइंग में सर? 4.8 मीटर स्टोइंग हो गया ना, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 4.8 ही होगा। लेकिन अगर आप वहां पे मेंशन करा दिए कि आप केविंग विधि से कर रहे हैं, तो जो स्प्लिट गैलरी की अधिकतम चौड़ाई होगी ना, वो 3.6 मीटर, 3.6 मीटर होगी, एज पर द सर्कुलर नंबर 14 ऑफ 1975। सर्कुलर नंबर 14 1975 के हिसाब से जो स्प्लिट गैलरी की अधिकतम चौड़ाई होगी इन केस ऑफ केविंग मेथड, वो होगी 3.6 मीटर। ठीक है, अब क्या बोला गया कि ईच हाफ ऑफ द पिलर, यानी जो दो भाग में बांट दी स्प्लिट करके, तो प्रत्येक भाग को स्लाइसिंग करके कोयला निकाला जाएगा, और स्लाइसिंग जब कीजिएगा तो उसका जो मैक्सिमम चौड़ाई होगा ना, वो होगा 4.5 मीटर, अगर आप केविंग विधि से कर रहे हैं तब। लेकिन अगर आप स्ट्रोइंग विधि से कर रहे हैं तो कितना हो सकता है, स्ट्रोइंग विधि से कर रहे हैं तो कितना हो सकता सर है, फोर फोर पॉइंट पॉइंट 4.8। 4.8। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि जो रूफ एक्सपोजर होगा, रूफ एक्सपोजर का मतलब आप पिलर का कोयला काट रहे हैं, काट लिए, एक स्लाइस ले लिए, तो कुछ एरिया जो है वो एक्सपोज हो गया ना रूफ का, है कि नहीं है। स्लाइसिंग किए, अभी देखिए यहाँ पे क्या किए, ये वाला डायग्राम देखिए, इसमें आप क्या किए हैं कि डिप्लेयरिंग किए हैं, तो ये जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये तो एक्सपोज हो गया ना, यहाँ से कोयला तो आप काट लिए, है कि नहीं है, ये कोयला आपका बचा हुआ है कि नहीं। रेड वाला कोयला तो काट, वो क्या हो, उसको बोलेंगे एक्सपोज एरिया। ये एक्सपोज एरिया के बारे में भी प्रोविजन है, प्रावधान है। प्रावधान क्या है, प्रावधान ये है कि
जब भी आप अगर आप कर रहे हैं केविंग विधि, तो उस केस में ये जो अपना एक्सपोज एरिया है, रूफ एक्सपोजर है, वो 60 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 60 मीटर स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टोइंग कर रहे हैं तो 140 मीटर स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सर 140। इसमें ये तो कहीं 90 मीटर लिखा है सर। देखिए 60 to 90 मीटर होता है, पर ये मैक्सिमम बता रहे हैं। 60 जो है केविंग विधि के लिए, स्टोइंग के लिए मैक्सिमम 140 जाता है, मैक्सिमम हम बोल रहे हैं। अब उसमें कंडीशन नहीं जोड़ रहे हैं कि रूफ अच्छा है, रूफ खराब है, रूफ है, या मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। केविंग में मैक्सिमम 60 मीटर स्क्वायर, स्टोइंग में मैक्सिमम 140 मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद बोलिएगा कि अगर स्टोइंग है, ठीक है, ठीक है, स्टोइंग में तो 140 स्क्वायर मीटर कर सकते हैं, है कि नहीं है। लेकिन अगर मेरा रूफ जो है वो अगर गुड है तो ठीक है, अगर मेरा जो रूफ गुड वगैरह है 140 स्क्वायर मीटर, और अगर मेरा मान के चलो इतना अच्छा रूफ नहीं है तो 90 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नॉर्मल रूफ है, ठीक है, नॉर्मल रूफ है और आप स्टोइंग कर रहे हैं 90 मीटर स्क्वायर, रूफ अगर सही है तो 140 मीटर स्क्वायर। मैक्सिमम कितना हो सकता है स्टोइंग में? 140। केविंग में मैक्सिमम कितना हो सकता है? 60। नॉर्मली कितना होता है? नॉर्मली ये 60 से 90 होता है। नॉर्मली अगर पूछ जाएगा कि नॉर्मल, और उसमें रेंज बताएगा कि रेंज अगर बोलेगा कि स्टोइंग का जो रेंज होता है, स्टोइंग जब करते हैं तो जो मेरा ये अपना एक्सपोज होता है, एक्सपोज एरिया, उसका रेंज क्या होता है, तो 60 से 90 मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया कि केविंग में मैक्सिमम बताइए, मैक्सिमम, तो फिर क्या हो जाएगा? 60 मीटर स्क्वायर। स्टोइंग में मैक्सिमम क्या हो जाएगा? तो 140 मीटर स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, अभी आते हैं रिप्स के बारे में भी। केविंग में कम रखते हैं, इतना जान लीजिए। ठीक है, अब क्या है कि जब स्लाइसिंग आप कर रहे होंगे, ठीक है, जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिखाए थे, तो कोयला का एक रिब छोड़ते हैं, 1.8 मीटर कम से कम आपको छोड़ना पड़ता है गोफ के नजदीक। ठीक है, और इस रिब को जहां तक संभव हो सके उसको काट लेंगे। जैसे ही हम लोग का कंप्लीट हो जाता है स्लाइसिंग, तो धीरे धीरे जितना हो सकता है हम लोग रिब को निकाल लेंगे। ठीक है, नहीं निकल पाएगा तो ऐसा रिस्क लेके नहीं निकालेंगे, अगर निकल पाता है तभी निकालेंगे। उसके बाद बोला गया है कि एक टाइम में, ठीक है, एक टाइम में नॉट मोर देन वन स्लाइस शाल बी ड्रिवन इन अ पिलर। यानी एक पिलर में ना एक टाइम में एक ही स्लाइस हम लिख सकते हैं, या एक से ज्यादा नहीं कर सकते स्लाइसिंग। ऐसा नहीं कि पिलर का देखिए ये भाग हो गया, इधर भी यहाँ भी स्लाइसिंग कर रहे हैं, यहाँ पे भी स्लाइसिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं। एक पिलर का एक भाग है जिसमें एक ही जगह क्या है कि हम लोग स्लाइसिंग कर सकते हैं, एक स्लाइसिंग ही कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द हाफ ऑफ द पिलर। जो ऊपर का जो बचा हुआ पिलर का भाग था उसका एक्सट्रैक्शन तब तक नहीं करेंगे जब तक कि नीचे वाला जो पिलर का जो एक्सट्रैक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए और बहुत सारी चीज बताया गया है कि ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर नो स्प्लिटिंग और रिडक्शन ऑफ पिलर हाइटनिंग गैलरीज फॉर ग्रेटर देन। ये बताया थे कि शुरुआत में आपको क्या होता है, शुरुआत में जब आप स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको 4 तक का परमिशन, 4 पिलर पीछे तक का परमिशन मिलता है, बताए थे ना। और जब एक बार शुरू हो जाता है तो 2 पिलर पीछे तक आपको मिलता है कि नहीं है। बताया था ना ये वाला, स्टार्टिंग में जब आप रिपेयरिंग शुरू करने वाले होते हैं तो 4 पिलर पीछे तक आप स्प्लिटिंग, रिडक्शन ऑफ पिलर, हाइटनिंग ऑफ गैलरीज वगैरह कर सकते हैं, लेकिन एक बार अब हाँ सर। चालू हो गया हाँ सर बताओ। 2 पिलर तक ही आप कर सकते हैं। फिर आपको बताया था स्टूकिंग, स्टूकिंग मेथड में क्या करते हैं कि पिलर को 4 से 6 भागों में हम लोग बांट देते हैं। डीप डिप 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 आपको गैलरी भी चलाते हैं और लेवल गैलरी चला के 4 से 6 भागों में बांट देते हैं, प्रत्येक भाग को बोलते हैं स्टूक। और स्टूकिंग के 3 प्रकार होते हैं, नॉर्मल यानी सामान्य विधि, मजबूत रूफ के लिए, हाफ मून, हाफ मून मेथड वो नॉर्मल रूफ के लिए यानी सामान्य रूफ के लिए, और चौकीदार मेथड वीक रूफ के लिए। इतना जानना है। बड़ा अगर पिलर होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि 6 भाग में बांट। आप बताइए मिनिमम, आप डिस्कस किए थे ना हम लोग, एक एक यस मिनिमम, सर। एक मिनिमम कितना 18 होता है? मीटर का रहेगा सर, तो उसको दो भागों में बांट देंगे। हाँ, 18 से 30 रहेगा तो एक स्टोक का कितना साइज बताया था आपको? बताया था ना एक स्टोक का एक नॉर्मल साइज होता है, बताए थे आप।
गैली का साइज नहीं, स्टूक का बताया था, याद है किसी को? एक स्टूक का साइज क्या होगा? ये बताए तो थे सर, भूल गया क्या था। क्या होगा बताइए? 12 मीटर इंटू 12। जो भी है, मान के चलिए 12, आप देख लीजिएगा, हमको भी एग्जैक्टली याद नहीं है। पर मान के चलिए 48 मीटर जो हम बोले हैं ना, पिलर का साइज, ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है, ये हमको बताइए। ये मिनिमम है सर। क्या है बताइए, अभी भी कंफ्यूजन हो सर रहा है। मैक्सिमम मिनिमम। ये मिनिमम है। मिनिमम है सर। ये मिनिमम है, अगर आपको टेबल में लिखा हुआ है ना कि 12 मीटर यस सर। पिलर है, 12 मीटर मिनिमम है। यानी 48 का मतलब क्या है कि ये 48 से ज्यादा भी हो सकता है। मान के चलिए 60 मीटर है, कोई कोई माइंस है, बहुत ज्यादा गहरी माइंस है। आपको डिस्कस किए भी है कि क्या होता है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ाएंगे पिलर का साइज बढ़ता है। अब 60 मीटर का पिलर है, उसको क्या है कि बहुत सारा भाग में बांट देंगे, है कि नहीं है? 60 और मान के चलिए ये 12-12 मीटर का अगर हम लोग भाग में बांट रहे हैं, 10-10 मीटर का, तो क्या होगा? एक भाग उस तरह से बांट दिए कि ये जो मेरा भाग है वो 60 है। ठीक है, 60 है ना जी? तो ये यहाँ से एक और इस तरह से कर लिए, कितना हो गया? 4 हो गया। और एक और कर दिए तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो कुछ इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। मान के चलिए 60 है ना, तो इसको कर दिए 20, इसको कर दिए 20 और इसको कर दिए 20। समझ गए? या फिर कर सकते हैं और भी कम, है कि नहीं है? 15-15 करके बीच में जो हम लोग गैली चलाएंगे उसका विथ इसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो इस तरह से छह छह भाग में बट गया, बढ़ जाएगा ना इसमें। 4 से कम स्टूक। हाँ, 4 या 6 ही करते हैं, नहीं 4 से कम यानी कि 2 हो गया। 2 स्प्लिटिंग एंड स्लाइसिंग में आ जाता है, 2 जनरली ना, 2 या 3 जहां आता है ना, स्प्लिटिंग एंड स्लाइसिंग में आ गया। 2 भाग का मतलब तो है स्टूक बना ही नहीं है, तो स्प्लिट कर दिए कोई यहाँ हाँ, कम से कम 4 होना चाहिए। ऐसा भी नहीं 6 ज्यादा नहीं हो सकता है, 6 से ज्यादा भी हो सकता है, पर जनरली 6 तक आपको उस कंडीशन आएगा ही नहीं, 6 ज्यादा का। समझ गए ना? फ्यूचर में अगर मान के चलिए बहुत ही ज्यादा बड़ा प्लेयर, तो हो सकता है उससे ज्यादा भी कर ले। सर पर ये स्टोक का मिनिमम साइज कितना रखेंगे सर? स्टोक का मिनिमम साइज हम लोग डिस्कस किए थे वॉल्यूम 1 में, याद कीजिए आप लोग। हेलो, स्टोक का मिनिमम साइज हम लोग डिस्कस किए थे, शायद 12 मीटर के आसपास कुछ था। 12 मीटर या कुछ है, एक बार हमको याद नहीं आ रहा, पर ये हम आपको बताया, हमको याद है, वॉल्यूम 1 का बुक में है। ठीक है, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। तो याद है यार, पिलर का स्प्लिटिंग का बताए थे कि सर अगर पिलर ज्यादा बड़ा होगा, अगर छोटा साइज का होगा तो उसको नहीं काटेंगे। इतने से 18 तक होगा तो उसको 2 भाग में कर देंगे, और हाँ, 30 से ज्यादा होगा 4 भाग में कर देंगे सर। पिलर का साइज ऐसे बताए। क्या बोले? अगर जो पिलर का साइज है 18 बाई 18 है तो उसको 2 भाग में करेंगे। नहीं, हाँ, ये एक ही भाग रहने देंगे। हाँ, और 18 से 30 तक है पिलर के साइज, तो उसको दो, सॉरी सर, 2 भाग में करेंगे 18 से 30 तक मान लेंगे। और हम्म, 30 से ज्यादा 4 भाग करेंगे पिलर का, 4 स्टूक बनाएंगे। हाँ, 30 मीटर गुणे 30 मीटर है तो। हाँ। तो 18 अगर है तो 2 भाग में बोला गया है ना। और 30 में बोला गया है कि 30 में कितना बोला गया? 4। इससे अधिक रहेगा तो 4 भाग में कर देंगे। 30 से अधिक रहेगा तो यानी 30 ही मान लेते हैं, 30 मान लेते हैं तो 4 भाग करेंगे ना, तो ये 15 और मान के 4 स्टूक चलिए बनाएंगे। इस तरह से, है कि नहीं है? तो ये 15 होगा, ये 15 होगा, मतलब 12 मीटर के आसपास ही जाएगा। समझ, 10 से 12 का एक हो जाएगा, 10 से 12 मीटर जो हम मान सकते हैं, क्योंकि एक लेवल इस इधर स्प्लिट चलाएंगे, एक इधर स्प्लिट चलाएंगे ना। 30 मीटर रखते हैं, तो 10 से 12 आएगा वो आपका, इंक्लूडिंग। अब क्या कि आपको इसमें गैली हटा के बात करना है ना, स्टू गैली स्प्लिट और गैली। ये स्टूक का जो लंबाई नापेंगे सर, कॉर्नर टू कॉर्नर नापेंगे। स्पिलर, हाँ, स्प्लिट का तो वहां से नापेंगे ना, एग्जैक्ट नापेंगे। ठीक है, अब आते हैं थिकनेस। अच्छा, कौन कौन सा फैक्टर है ना जो आपका चॉइस ऑफ पिलर एक्सट्रैक्शन। पिलर एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है डिप्लेयरिंग। ठीक है, जब भी आएगा ना पिलर एक्सट्रैक्शन, इसका मतलब हो गया बोर्ड एंड पिलर में डिप्लेयरिंग। तो ऐसा कौन कौन सा बात है जो डिप्लेयरिंग को प्रभाव डालता है?
तो पहला है थिकनेस ऑफ सिम। ठीक है, अगर सिम जो है 4.8 मीटर या उससे कम है तो डिप्लेयरिंग विथ केविंग कर सकते हैं हम लोग एक ही स्लाइस में। ठीक है, लेकिन अगर सिम की मोटाई 4.8 मीटर से ज्यादा है तो जो पिलर का एक्सट्रैक्शन होगा ना वो लिफ्ट की सहायता से होगा। मतलब लिफ्ट में हम लोग क्या करेंगे कि पिलर का एक्सट्रैक्शन करेंगे, और वो भी आप केविंग से नहीं कर सकते, फिर आपको स्टोइंग करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं कि हमारा पिलर ऑफ एक्सट्रैक्शन मेथड किस पे डिपेंड कर रहा है, थिकनेस ऑफ सिम पे भी डिपेंड कर रहा है कि 4.8 मीटर या उससे कम है तो केविंग करा सकते हैं आप, लेकिन 4.8 मीटर से ज्यादा होने पे नहीं करा पाइएगा, क्योंकि फिर मोटा सिम का पूरा कंप्लीट एक्सट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। तो फिर आपको लिफ्ट वाइज जाना पड़ेगा, लिफ्ट वाइज जाइएगा तो आपको कुछ बेस लगाना पड़ेगा, मतलब वहां स्टोविंग कराना पड़ेगा। ये हो गया। द लिफ्ट आर नॉर्मली 3 मीटर थिक और सो, जो लिफ्ट होंगे ना वो 3 मीटर या उससे थोड़ा सा ज्यादा हो सकते हैं। द लास्ट लिफ्ट जो होगा, लेकिन जो लास्ट लिफ्ट होगा ना वो 4.8 मीटर हाई होगा, जिसको लास्ट लिफ्ट को या तो आप स्टोविंग या केविंग से निकाल सकते हैं, लेकिन जो शुरुआत का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपका लिफ्ट बनेगा वो सब 3 मीटर इतना जो है मोटा होगा या ऊंचा होगा। तो यहाँ पे उस नटसेल में बात यही रखिए कि थिकनेस ऑफ सिम पे भी मेरा डिपेयरिंग मेथड कौन सा चूज करना है वो डिपेंड करेगा। कम अगर थिकनेस है केविंग, ज्यादा थिकनेस है 4.8 मीटर से तो हमको लिफ्ट में आपको करना पड़ेगा डिपेयरिंग विथ स्टोइंग। उसके बाद सिम का गहराई पे भी डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा सिम मेरा गहरा रहेगा उतना पिलर हमको बड़ा करना पड़ेगा, जितना ज्यादा पिलर बड़ा करना पड़ेगा उतना ज्यादा मेरा एक्सपोजर ज्यादा हो सकता है, रूफ का एक्सपोजर ज्यादा हो सकता है कि नहीं, उतना ज्यादा सरफेस सब्सिडेंस होने का खतरा हो सकता है। तो उतना ज्यादा हमको क्या करना पड़ेगा, प्रिकॉशन लेना पड़ेगा सरफेस का जो भी फीचर उसको इंटैक्ट रखने के लिए, यानी हमको वहां पे स्टोइंग करना पड़ेगा। जितना ज्यादा गहराई बढ़ेगा तो स्टोइंग आपको करना पड़ेगा। रूफ ऑफ द सिम, सिम का जो चाल है उसके ऊपर। फॉर सक्सेसफुल डिप्लेयरिंग, अगर आप डिप्लेयरिंग कर रहे हैं केविंग विधि से, ठीक है, केविंग विधि से डिप्लेयरिंग अगर कर रहे हैं तो उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, रूफ में रॉक्स होंगे, रूफ में रॉक होगा ना, रॉक का हर चीज का एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता ही है, तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए वो 500 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए, तब जाके वो केवेबल रूफ की श्रेणी में आएगा। इससे ज्यादा अगर रहेगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसी रूफ का तो वो रूफ जल्दी ना गिरेगा नहीं। क्या बोले, बोल सकते हैं पर इसका टेक्निकल भी नहीं है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब वो रॉक मैकेनिक्स से रिलेटेड एक स्ट्रेंथ है कि कंप्रेस होने के बाद वो कितना जो है वो लिमिट तक सह सकता है, इसके बाद वो सह नहीं पाएगा। तो 500 केजी सेंटीमीटर उससे कम रहेगा ना, तो रूफ जैसे ही आप हटा देंगे सपोर्ट तो वो आराम से वो कैवेबल हो जाएगा, यानी कैविंग हो जाएगा। अब ज्यादा अगर मान के चलिए मजबूत रहेगा तो क्या हो, जल्दी गिरेगा नहीं तो बहुत सारा उसका क्या है, डिमेरिट सेल, एयर एयर ब्लास्ट है, बम्प है, और उसके बाद वो क्या उसको बोलते हैं जो प्रभाव डालता है बगल वाला पिलर पर, ओवर राइडिंग ऑफ पिलर्स। ओवर ओवर राइडिंग। राइडिंग पिलर्स है तो कितना सारा जो है प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट अभी आते हैं इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द सिम। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द सिम पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, है कि कोल सिम विद लॉन्गर इंक्यूबेशन पीरियड में बी एक्सट्रैक्टेड इन लार्ज पैनल। ठीक है, वैसा सिम जिसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो बहुत ज्यादा है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, ज्यादा है, तो हमको पैनल का साइज ज्यादा बड़ा रखने की अनुमति प्रदान करता है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है पिलर निकालने के लिए। अगर मेरे पास इंक्यूबेशन पीरियड यानी जो पिलर निकालने का जो टाइम है वो कम रहता तो हमको कम साइज का पैनल रखना पड़ता ताकि उसी टाइम के अंदर सारा पिलर का कोयला हम लोग निकाल लें। मेरे पास अगर इंक्यूबेशन पीरियड ज्यादा है, ज्यादा समय तक 4 साल का है, तो बहुत बड़ा बड़ा पिलर भी हम लोग बहुत बड़ा बड़ा पैनल यानी हम लोग बना सकते हैं कि नहीं है ना। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द सिम पे भी डिपेंड करता है। टू अचीव द सेम इफेक्ट, टू मेक द पैनल लार्ज, मैकेनिकल ऑपरेशन आर नेसेसरी इन द सेम द शॉर्ट इंक्यूबेशन द रेट ऑफ एक्सेशन इज। तो यही है कि अगर इंक्यूबेशन पीरियड मेरा ज्यादा है तो हम लोग पैनल का साइज ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरा इंक्यूबेशन पीरियड कम है तो हमको रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन बढ़ाना पड़ेगा। रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन यानी कोयला निकालने की गति जो है हमको बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये सब चीज भी है, डिपेंड करता है। डीप ऑफ द सिम, ठीक है, अगर स्टीपली इंक्लाइंड सिम है, स्टीपली इंक्लाइंड अगर सिम है तो स्पेशल टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन हैव टू बी डन। यानी अगर मान के चलिए सिम जो है बहुत ज्यादा ढाल है तो जल्दी क्या होगा, ठीक है, तो आपका बहुत सारा अलग अलग विधि से भी आपको यहाँ पे करना पड़ सकता है पिलर का एक्सट्रैक्शन। सर, हाँ जो बोलिए। ये इंक्यूबेशन पीरियड है ये किन किन बातों पे निर्भर करता है सर?
इंक्यूबेशन पीरियड किन किन बातों पे निर्भर करता है? यस सर। इंक्यूबेशन पीरियड कोयला का प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। और दूसरा है इंक्यूबेशन पीरियड बोल रहे हैं, हाँ यस सर। सर, यस वो सर। तो कोयला का प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। बस एक ही फैक्टर है सर। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या हुआ? समय। कि जब कोयला समय। समय इंक्यूबेशन पीरियड कहने का मतलब है कि आप कोयला में हवा दे रहे हैं, कम हवा दे रहे हैं, है ना? कम हवा दे रहे हैं, कोयला के पास एक्सपोज सरफेस एरिया भी है। अब वो कितना समय तक वो जो होल्ड कर रहा है, इसी सर को बोल रहे हैं the इंक्यूबेशन पीरियड। period of first fall of the coal to the वो when तो coal breaks smoke। प्रैक्टिकल बताया गया, एग्जैक्ट जो डेफिनेशन वही है कि जब हाँ कोयला सर। को जो है स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने के लिए अनुकूल परिस्थिति मिलती है, फेवरेबल कंडीशन मिलता है, लाइक एक्सपोज एरिया उसको मिल जाए, इनएडिक्वेट एयर मिल जाए, ठीक है, और जब उस कोयले में स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने के सिम्टम्स लक्षण मिलते हैं ना, इन दो चीजों के बीच का समय अंतराल को बोलते हैं एक्जैक्टली इंक्यूबेशन पीरियड। वो सर कोयले का डेप्थ ऑफ प्रॉपर्टी सीम इफेक्ट करेगा सर इंक्यूबेशन पीरियड को? इस पे। डेप्थ ऑफ सीम, जो सीम की गहराई है वो निर्भर करेगा कि नहीं सर? ना ना ना, इंक्यूबेशन पीरियड गहराई पे क्या लेना देना, उस कोयला का सर जैसे प्रॉपर्टी। गहराई के अनुसार तापमान बढ़ता है तो सर वो ऐसा कुछ नहीं करेगा? तापमान बढ़ता, हाँ ये फैक्टर आप बोल सकते हैं कि देखिए क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब हो गया कि आपका जो है कोयला में सिम्टम्स कितना जल्दी आ रहा है। तो ये तरह जी का जी। जियोथर्मिक ग्रेडियंट अगर आप इसको कंसिडर करते हैं तो मे भी इसको क्या कर सकता है, बूस्ट कर सकता है, इंक्यूबेशन पीरियड को और कम करा सकता है। हाँ। हाँ स्पॉन्टेनियस हीटिंग का है, ठीक है। वही इंक्यूबेशन पीरियड। स्पॉन्टेनियस हीटिंग का मतलब है कि उसमें आग लग रहा है कि नहीं। इंक्यूबेशन पीरियड आग लगने को नहीं बोल रहे हैं, अब इंक्यूबेशन सर पीरियड का मतलब है कि कितना इंक्यूबेशन समय। पीरियड में सर डेप्थ हाँ, ऑफ सीम सर मैटर कर सकती है ना, मतलब मैटर करेगी ना सर, क्योंकि वो जियोथर्मिक ग्रेडियंट वाला मैटर आ जाएगा उसमें। वो तो बूस्ट कर क्योंकि सकता है, तो जितना। बोल ही रहे हैं कि जियोथर्मिक ग्रेडियंट एक तरह से इंक्यूबेशन हाँ पीरियड सर। को अफेक्ट कर सकता है और हाँ सर। इनके बढ़ाने में, है वही कि वही। नहीं? ऑलरेडी जो है सर टेम्परेचर इंडियन मिल रहा है और सर टेम्परेचर बढ़ इंडियन कोल जाएगा। माइंस में, इंडियन कोल माइंस में सर जियोथर्मल ग्रेडियंट कितना? इंडियन कोल माइंस में अभी वेंटिलेशन आने दीजिए ना, सारा कुछ बताएंगे हम आपको। तो 38 के आसपास होता है, ठीक है, अभी आने दीजिए, जियोथर्मिक ग्रेडियंट जो है अभी आपको पढ़ाना ही है, ठीक है, उसको हम बताएंगे ही बताएंगे। गोफ लाइन के बारे में बताए थे, दो तीन तरह का, डायगनल, स्टेप डायगनल, ठीक है। तो बताए थे कि गोफ लाइन किसको बोलते हैं, द सीक्वेंस बाय विच पिलर इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन या गोफ लाइन। जिस क्रम से पिलर का निष्कासन किया जाता है उस क्रम को बोलेंगे गोफ लाइन। तीन तरह के होते हैं, स्ट्रेट मजबूत रूफ के लिए, इससे क्या फायदा है, इससे है कि मेरा लोडिंग डिस्टेंस कम पड़ जाएगा, हॉलिंग डिस्टेंस कम पड़ जाएगा, है कि नहीं है? तो आपको पता ही है कि कोई भी चीज सीधा रहता है तो मिनिमम डिस्टेंस रहता है कि नहीं? जैसे कि कोई चीज ये पॉइंट है ए और ये है पॉइंट बी, अगर आप इस तरह से आते हैं या आप इस तरह से आते हैं या आप इस तरह से आते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से आते हैं तो सबसे कम डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है? ब्लू वाला, क्योंकि स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट लाइन जहां कहीं भी रहेगा वो क्या होता है, सबसे नजदीक डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में, है कि नहीं है? तो लोडिंग यहाँ पे क्या होगा, लोडिंग डिस्टेंस काफी कम होगा, हॉलिंग डिस्टेंस काफी कम होगा। स्ट्रेट गोफ लाइन रखने का फायदा होता है। डायगोनल गोफ लाइन के बारे में बात करते हैं। डायगोनल गोफ लाइन नॉर्मल रूफ के लिए है, सामान्य चाल के लिए है, और ज्यादातर हमारा जो भारतीय माइंस है उसमें यही गोफ लाइन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। स्टेप डायगोनल गोफ लाइन जो है खराब रूफ के लिए होता है, ठीक है। खराब रूफ के लिए स्टेप डायगोनल होता है, पर इसमें प्रॉब्लम्स होता है जी, वेंटिलेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि रास्ता सीधा थोड़ी ना है, ऐसा करके ऐसा सीढ़ीनुमा रास्ता होता है। तो यहाँ पे आपको वेंटिलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम हो सकता है स्टेप डायगोनल में, पर ये वीक रूफ के लिए प्रिफर्ड है। ठीक है। वैसे पैनल्स जिसमें हम लोग हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग करते हैं, ठीक है, डिपेयरिंग के साथ, मतलब जो पिलर एक्सट्रैक्शन करते हैं, हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग करते हैं, तो वहाँ स्टेप डायगोनल फेस को प्रिफर कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है ना, पानी का जो निकासी है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो इससे फायदा होता है, मतलब एक सीढ़ीनुमा से सारा पानी जो धीरे धीरे करके नीचे उतर जाएगा, नीचे लेवल पे, है कि नहीं है? फ्लडिंग नहीं होने देगा, एक जगह पानी इकट्ठा नहीं होने देगा। ओपन कास्ट में ऐसा कुछ नहीं है,
आगे थोड़ी है पिलर वगैरह है जो इसमें हम लोग देखेंगे। ओपन कास्ट में कहाँ आप डिप्लेरिंग करते हैं वहां पे? होल सिम में काटते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो हो सकता है आपका डायगोनल, आपका ब्लास्टिंग पैटर्न, ज्यादा कुछ नहीं होता है। फिर ये बताया था एरिया ऑफ लार्ज एबीसीडी, यानी एरिया ऑफ पिलर साइज सेंटर टू सेंटर माइनस एरिया ऑफ पिलर साइज कॉर्नर टू कॉर्नर डिवाइड बाय एरिया ऑफ पिलर साइज सेंटर टू सेंटर इंटू 100 बराबर क्या होता है? परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ये सब हाँ चीज बताया गया है। ट्रिब्यूटरी एरिया भी बताया हम लोग, बताया था ना ट्रिब्यूटरी एरिया। ट्रिब्यूटरी एरिया में क्या करना है? वो 100 बस नहीं करना है, बस वो 100 हटा दीजिए, वो आपका ट्रिब्यूटरी एरिया हो जाएगा। है ना? ये मतलब नीचे सर काट दो, ये ट्रिब्यूटरी हट मतलब? जाएगा, ये हट जाएगा, ये नीचे नहीं होगा। सर वो वाला बता रहे थे क्या कि मतलब एक बड़ा सा ग्राउंड है उसमें स्कूल है, वो वाला एग्जांपल दिए थे। हाँ, ट्रिब्यूटरी अच्छा एरिया अच्छा। का मतलब जो है कितना कोयला जो आप काट चुके हैं, परसेंटेज हाँ नहीं। समझ गया सर, समझ गया। मतलब जो बड़ा सर कॉर्नर। ये कह रहा था कि ये वाला नोट्स डाले हैं सर आप हाँ सब इसमें? डाला हुआ, आप देख नहीं रहे हैं अब, यानी अब सर आप मिलते हैं। देख नहीं रहे हैं, इसीलिए नहीं पता है। फिर आपको हम बताए थे मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ फेसेस। मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस का एग्जाम्पल का फॉर्मूला 3n-2, मिनिमम नंबर का 2n-2। मान के चलिए मेरे पास हेडिंग जो है 10 हेडिंग है, बताइए तो मिनिमम और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10 हेडिंग है। मिनिमम सर मैक्सिमम 28 और ये क्या है, 2 into n 19। 9। 19। हाँ ये इसका हो जाएगा सर 19। पता है और ना, सर सही एक है। एवरेज फेस जो आता है। हेलो। 28 और 19। हेलो। हाँ 2n+1 में तो सर हाँ ये एवरेज। मैक्सिमम से ज्यादा आ जाता है सर। जैसे किसी अंक में मैक्सिमम से ज्यादा आ जाता है। एवरेज फेस में कहाँ ज्यादा हो जाता है? सर इसमें तो नहीं आ रहा है, लेकिन कोई नंबर जैसे दो हेडिंग लेंगे तो उसमें दो हेडिंग ये लेते कभी बराबर आ जाता है सर। हैं, ये दो हेडिंग ले। यस सर। दो हेडिंग लेते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस कितना हो गया? 6-2 4 हो गया ना? हाँ। और सर एवरेज लेते हैं, एवरेज फेस। तो कितना हो गया? एवरेज दो, फेस में। दो एक प्लस दो 5। तो ये एवरेज फेस का इसीलिए कॉन्सेप्ट जो है ना हल्का सा डाउटफुल है, इसलिए एवरेज का नहीं देते हाँ हैं। सर यही कंफ्यूजन था सर, ये ज्यादा आ गया। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम का रहता है, ये इतना हो यस सर। सकता है इतना, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं कि 5 हो जाएगा दो हेडिंग में। होगा क्या बताइए? दो ही हेडिंग है, ऐसा सर डायग्राम भी ये बना के देख 2n+1 किसका फॉर्मूला होता है सर? इसका 2n+1 और किसका सर फॉर्मूला होता है? एवरेज एवरेज, फेस, एवरेज। एवरेज फेस। अच्छा। अब दो हेडिंग चला के दिखाइए, मतलब एक हेडिंग ऐसा होगा, ठीक है, और मान के चलिए दूसरा हेडिंग ऐसा ही होगा। ऐसा कोई हेडिंग ही नहीं होगा, लेकिन इसमें तो ऐसा पैनल ही नहीं होगा जहाँ पे दो ही सिर्फ हेडिंग चल रहा है। पर फिर भी अगर हम ऐसा बनाते हैं, सपोज ये ऐसा हट गया और ये पेन ले लिए, यहाँ से एक इस तरह से हेडिंग चल रहा है ना, ठीक है। सर तीन लेंगे तो बराबर आ जाता है मैक्सिमम और एवरेज में सर। ये दो हेडिंग है, ठीक है, मतलब सिंपल सा है। इस तरह से जाएगा, एक इस तरह से जाएगा, है कि नहीं? ये अपना पैनल होगा, ये आपका पैनल होगा, है ना? यही है। मिनिमम तो दो ही है होगा फेस। मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम सॉरी, मिनिमम आपका फेस हो जाएगा, एक सेकेंड, इधर से एक आपको ज्वाइन करना है ना, यहाँ से मिटाना होगा हमको, रेड कलर में बना देते हैं। बस ये ज्वाइन कर देंगे, एक ही साइड से ज्वाइन करेंगे, ये मिनिमम 3 फेस हो जाएगा, है कि नहीं है? मिनिमम 3 फेस हो जाएगा। अगर दो हेडिंग ले रहे हैं, मैक्सिमम कितना फेस हो सकता है? इस केस में मैक्सिमम जो फेस है ना, इस फेस में मैक्सिमम 4 फेस हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है जी। आप कैसे, मतलब 5 आएगा ही नहीं, इसलिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत है, इसलिए मैं आपको बताया भी नहीं ये चीज। मैक्सिमम कितना हो सकता है इसमें, देखिए आप खुद सोचिए, ये डायग्राम ही देख लीजिए ना, ये वाला दो हेडिंग है, ठीक है। एक यहाँ से इस तरह से पैनल है, इस तरह से ये जा रहा है, ठीक है, और ये किस तरह से ये दो हेडिंग है, एक हेडिंग नंबर 1, हेडिंग नंबर 2। मैक्सिमम फेस एक तो इधर होगा, फेस इसका एक इधर हो सकता है, इधर से ये चला गया इधर, इधर से ये चला गया इधर, पांचवा फेस कहाँ चलाएगा बताइए? और क्या जरूरत है? है कि नहीं है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस जो है वो 4 ही होगा।
इसमें एवरेज का कुछ है ही नहीं। ठीक है, एनीवेज ये मिनिमम और मैक्सिमम को याद रख लीजिएगा। उसके अलावा ये लॉन्ग वॉल के बारे में बताए थे आपको कि जो फ्लैट सिम होना चाहिए अप टू 20 डिग्री तक होना चाहिए, पतला सिम होना चाहिए 0.6 से लेके 2.4 मीटर तक होना चाहिए, गहराई मॉडरेट टू डीप सिम हो सकती है, कमजोर रूफ होगा लेकिन मजबूत फ्लोर होगा, और गैसी सिम ज्यादा ज्यादा भी रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दो प्रकार बताए थे, एडवांसिंग एंड रिट्रीटिंग। है कि नहीं है? डायग्राम भी हम आपको बताए थे, इसमें बताए थे कि एफसी लगता है, पावर सपोर्ट लगता है, ये सारा कुछ हम बताए थे। एडवांसिंग में हम लोग माइन बॉन्ड सॉरी साफ्ट या इंक्लाइन के नजदीक से होकर के हम लोग माइन बाउंड्री की तरफ जाते हैं, और रिटिंग में कोयला का निष्कासन माइन बाउंड्री से साफ्ट या इंक्लाइन के नजदीक हम लोग जाते हैं। एडवांसिंग में स्टेबल बनता है जो 8 से 10 मीटर फेस के आगे रहता है। ये सब चीज हम लोग डिस्कस किए थे। मशीन्स भी हम लोग डिस्कस किए थे, 3-4 मशीन, रूट हेडर, सीयरर, प्लाफ, एएफसी, स्टेज लोडर, पावर सपोर्ट, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस किए हुए थे। लॉन्ग वॉल गेट सपोर्ट भी हम लोग डिस्कस किए थे, फेस ऑपरेशंस भी हम लोग कर चुके थे। वेब बताइए तो वेब क्या होता है? कोयला का आपको लॉन्ग वॉल में कोयला काटने का जो दूरी क्या बोला सर? फ्लफ? नहीं, लॉन्ग हेलो वॉल सर में बता जितना रहे हैं गहराई तक जो सीयर कोयला काटता कोयला है ना, काट उस हाँ गहराई को बोलते हैं। अब मान के चलिए खेत में आप लोग जाते हैं, अगर मान के चलिए जो गांव में रहते हैं वो शायद ही जाते होंगे, अगर खेत बाड़ी अगर करते होंगे तो देखिए आपके पास रहता है ना कुदाल, इस तरह से रहता होगा, रहता है ना जी। यस सर। आप कोड़िएगा तो एक गड्ढा बनेगा ना जमीन पे, जितना गहरा होगा ना, समझ लीजिए वही वेब हो गया उसका। उसी तरह सीरर जब कोयला काट रहा है तो जब एक बार घूमेगा एक गहराई तक कोयला कटेगा, है कि नहीं है? उस गहराई को ही हम लोग क्या बोलेंगे? वेब बोलेंगे। है कि नहीं है? फेस में, लोअर फेस में सीयर घूम के कोयला काटेगा ना जी, जब घूमेगा तो जितना गहराई तक कोयला बाहर निकल के आ जाएगा, जितना गहराई तक वो उसको सीयर काट देगा कोयला, उस गहराई को ही बोलेंगे वेब। खुलेगा तो नहीं। ठीक है, सारा चीज ब्लास्टिंग गैली बताएं, मोटा सिम होना चाहिए, ग्रेडियंट एकदम फ्लैट होना चाहिए, सिम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर का मतलब जो है इसका मोटाई रेगुलर हो, इसका ढाल रेगुलर हो, है कि नहीं? इसका रूफ वगैरह जो फ्लोर है वो रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं ढाल कम है कहीं ज्यादा है कि नहीं? कहीं मोटाई कम है कहीं ज्यादा, ऐसा नहीं, एकदम रेगुलर सिम का कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। गैसेस फॉल्ट होगा तभी चले, पर सिम जो है रेगुलर होना चाहिए। फॉल्ट होगा मतलब ना हो तो ज्यादा बेटर है, पर अगर फॉल्ट है तो ऐसा नहीं कि रेगुलर होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा जो है एक जगह फॉल्ट मिल गया एक लेवल पे, दूसरा जगह दूसरा लेवल पे, तीसरा तीसरा लेवल पे, चौथा लेवल पे, इस तरह से नहीं होना चाहिए। कोशिश यही होना चाहिए कि अगर फॉल्ट भी नहीं है ना तो ज्यादा बेटर रहेगा, अगर फॉल्ट है तो ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। पर सिम का जो जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी गुण है, वो समान होना चाहिए पूरे सिम भर का लंबाई तक, ये कहने का मतलब है। कम गैसी सिम हो वो बेटर है। मशीन जंबो ड्रिल मशीन होता है जी, जंबो ड्रिल मशीन जो है हम लोग यूज करते हैं। जंबो ड्रिल मशीन पता है सबको, ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल होता है कि नहीं? ड्रिल के लिए रिबोल्टिंग के समय यूज होता है ना। बोल्टिंग के लिए कहाँ यूज होता है जंबो ड्रिल? ड्रिल के लिए यूज किए। नहीं नहीं, कहाँ बताएं बोल्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है जंबो ड्रिल मशीन? बोल्टिंग के लिए ब्लास्टिंग बोल्टर। के लिए होता है सर, ब्लास्ट होल करता है, ब्लास्टिंग के लिए होल करता हाँ, ब्लास्टिंग के लिए करते हैं ना, शॉर्ट होल ड्रिल करते हैं हम लोग, है कि नहीं? होल ड्रिल करते हैं ना। जंबो ड्रिल मशीन से कहाँ पढ़नी है कि वो उसको सपोर्ट करते हैं, नहीं करते। ये कितना ग्रेडियंट पे चलेगा ऐसा कोई इसका फिक्स नहीं है, मशीन के ऊपर टायर माउंटेड होता है ना। ठीक है, है सर। ये यूनिवर्सल ड्रिल क्या करेगा सर? यूनिवर्सल ड्रिल ड्रिलिंग करेगा? ये रूफ बोल्टिंग के लिए करेगा सर कि ब्लास्ट के लिए ड्रिल करेगा? यूनिवर्सल का नाम क्या है बताइए? यूनिवर्सल ही है ना। वो सबके लिए करता है भाई। ये सभी दिशाओं में सर ये ड्रिल कर सकता है। हाँ, सही बोल रहे हैं, वो सभी दिशाओं में, हर एंगल पे तो वो हर चीज के लिए कर सकता है। वो सपोर्ट भी कर देगा, वो ड्रिलिंग भी कर देगा, सब कर। यूनिवर्सल नाम ही है उसका, यूनिवर्सल। सर यस सर। यूडीएम अभी चल रहा है सर। हाँ, बहुत सारे वॉइस पे चलता है। अच्छा सीसीएम बंद हो गया। सीसीएम सर इसमें जो जंबो ड्रिल मशीन है सिर्फ अंडरग्राउंड माइंस में ये यूज होता है क्या? हाँ हाँ हाँ, फोटो नहीं दिखा, रुकिए फोटो दिखाते हैं, एक सेकंड, कंफ्यूजन हो रहा सर है। जंबो ड्रिल मशीन से बहुत बड़ा बड़ा होल। ये देखिए टायर माउंटेड मशीन है, दिख रहा है आपको?
यही है जंबो ड्रिल मशीन, इस तरह से होता है। ठीक है, एक्चुअल फोटो दिखाई नहीं दे रहा है, पर इसी तरह से होता है, टायर माउंटेड होता है। और जो यूडीएम होता है ना, देखिए वो कुछ इस तरह से होता है। ये दिखा। यूडीएम सर कार्नल माउंटेड होता है। हाँ। पेन माउंटेड सर है ऐसे सर, ही रहता है सर। काउलर है। इस तरह से ये यूडीएम बनाता है। तो सर भुरकुंडा माइंस में ये देखे हैं बांसगढ़ा में, वो बाहर में है, वो जम्बो ड्रिल मशीन है सर। अब वो क्या सुना है देखो तो हमको नहीं पता, पर ये देखिए, ये यही है यूडीएम। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये सर बड़ा। यूडीएम है, क्राउलर माउंटेड होता है। और जंबो कुछ इस तरह से होता है, बड़ा साइज का होता है ये। दोनों सेम ही है सर, हाँ, दोनों सेम वर्क करता है क्या? दोनों नहीं, हाँ सर, दोनों दोनों। ये हर डायरेक्शन में होल कर सकता है। ये जंबो सर। जंबो नहीं, यूनिवर्सल। और ये ऊपर नीचे थोड़ा सा कर सकता है जंबो ड्रिल, और लंबा लंबा गहरा होल नहीं कर सकता यूडीएम, है ना। लंबा उसमें लंबा ड्रिल मशीन, ये लंबा ड्रिल मशीन की कैटेगरी में नहीं आता यूडीएम, लेकिन ये जो है ना जंबो, और टायर माउंटेड भी है। ये क्या आ गया। अच्छा, ये मस्त दिखा रहा है कि पहले से कैसे कैसे ये होता था। फिर ऐसे ऐसे ड्रिल मशीन आया, स्टॉपर जिसको बोलते हैं, ऊपर जो आता है। इम्पैक्ट ड्रिल मशीन, रॉक ड्रिल मशीन, मैकेनिक्स। पूरा ड्रिलिंग का टेक्निक ही दिखा दे रहा है, जंबो ड्रिल मशीन दिखाया ही नहीं। मेनली अब ये देखिए, फोटो तो थोड़ा सा दिखाई दिया था, इसमें ऐसा ही रहेगा। ठीक है, टायर माउंटेड रहेगा। ये तो रॉक ड्रिल है। ये देखिए जंबो ड्रिल का ये टायर माउंटेड है। फिक्स। हाँ, वो भी टायर माउंटेड मशीन है, वही 6 रहेगा। हाँ, वो 1 4 है। ठीक है, ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचते हैं, वापस से अपने स्लाइड सर से। जो ब्लास्टिंग गैलरी मेथड है वो सर अपन स्टिप सिम में कर सकते हैं। स्टीव ढालू सिम। जो जी नहीं, ढालू सिम में कर सकते हैं, बस यह है कि ढाल रेगुलर होगा। नहीं नहीं कर सकते ना, कि कंडीशन क्या है, फ्लैट ग्रेडियंट होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक जो है वो, रेगुलर ग्रेडियंट। सिम का जो प्रॉपर्टी है ना, गुण जो है वो एक समान होना चाहिए, थिकनेस वगैरह है, जो भी बैंड वगैरह सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। वैसा नहीं कि सिम में बीच में पार्टिंग जो है, एक जगह बहुत ज्यादा है, एक में कम है, एक में एकदम नहीं है, सिर्फ पार्टिंग ही पार्टिंग है, ऐसा नहीं। ठीक है, इसलिए बोला गया है कि एक रेगुलर सिम का कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, चलिए मशीन चाहिए, आपको पता है, रिमोट कंट्रोल, एलएसडी वगैरह चाहिए, ईसीसी चाहिए, आर्मर चेन कन्वेयर, ये सारा कुछ हम बताए थे। सर स्पेसर रिकॉर्डिंग ऑफ है, हाँ, रिकॉर्डिंग ऑफ है। अच्छा अच्छा। Recording in progress. ये बताया था कि आपका ब्लास्टिंग गैलरी मेथड जो है, जम्बो ड्रिल मशीन, रिमोट एलएसडी, आर्मर चेन कन्वेयर से ये काम करता है। स्पेसर्स इसमें ब्लास्टिंग के लिए लगता है, टेलीमोटरिंग सिस्टम इसमें आपको रखना पड़ता है, सपोर्ट के लिए हाइड्रोलिक प्रॉप्स विद स्टील गर्डर, उसमें ब्रेसिंग करना पड़ेगा, बताया था ना। हाइड्रोलिक प्रॉप में जो स्टील गर्डर है वो रखिएगा, वो बांधना पड़ता है, ब्रेसिंग करना पड़ता है। फिर एक मेथड का नाम जान लीजिए, इंटीग्रेटेड सब लेवल केविंग मेथड। ये मोटा जो कोयला सिम होता है उसके लिए एप्लीकेबल होता है, पहला बार इंडिया में गिद्दिए में हुआ था, सीसीएल में। और इसमें सेमी मैकेनाइज्ड वायर नेट सिस्टम, यानी वायर जो होता है ना, तार, ठीक है, उस तरह का यहाँ पे चीज जो है यहाँ पे डाला गया था। और एक ही ऑपरेशन में सारा जो कोयला है, ठीक है, वो हम लोग सारा निकाल लेते थे। और जो फेज जो है वो फ्लोर में प्रोग्रेस होता था, ऊपर का जो कोयला गिरते रहता था। बस नाम जान लीजिए, कहाँ हुआ था ये जान लीजिए, वायर नेट सिस्टम पूछेगा उसे पकड़ लीजिएगा। और एप्लीकेबिलिटी है, ठीक, जितना जो जो इन्फॉर्मेशन जरूरी था या मिला था, वो सारा हम उसको ऐड थोड़ा थोड़ा कर दिए। जो चीज नहीं इंपॉर्टेंट है में भी आ सकता है, उस पर भी हम डाल दिए। भास्का एंड टीपोंग, जैसे कि नाम इसका दो अलग अलग है, पर ये एक ही, ये नाम जो एक ही है, पर ये दो अलग अलग मेथड होता है, पर साथ में इसको हम लोग बोलते हैं। पर यहाँ पे जान लीजिए कि ये मोटा सिम और स्टिप दोनों होना चाहिए, यानी मोटा तो होना ही चाहिए,
प्लस सिम ढालू भी होना चाहिए, तब वहां पे एप्लीकेबल होता है। और ये कहाँ पे प्रैक्टिस होता है? एनईसी आसाम। सीआईएल का एक सीआईएल का सब्सिडरी नहीं है ये, ठीक है, याद रखिएगा। एनईसी सीआईएल का सब्सिडरी CIL है। नहीं है, हाँ, बस डायरेक्टली इसके सीआईएल कंट्रोल सपोर्ट में आता करता है। है। ठीक है, इसके डायरेक्टली कंट्रोल में आता है। हम्म। फिर शॉर्ट वॉल माइनिंग, शॉर्ट वॉल माइनिंग मेथड है। हाँ, उसमें हास्काइन टिपक में क्या ढालू सिम रहता है, उसमें भी पिलर वगैरह करते हैं। व्यापक में बताएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा, पर ये जान लीजिए कि उसमें भी थोड़ा सा पिलर और लंबा सा रॉड वगैरह रहता है, उसमें गिराते हैं कुछ कुछ। फिर तो अलग यहाँ पे ब्लास्ट, कटिंग ये ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का ही उपयोग करते हैं कि कोई मशीन उसीन का उपयोग करते हैं? ब्लास्टिंग भी करते होंगे ना। देखिए क्लास जो है ना, ये वाला इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर आज भी खत्म नहीं होगा ये। ठीक है, जितना चाहिए चाहिए हम बता चुके हैं, बस ये जो है हम वापस से आपको रिवाइज करा दे रहे हैं कि ये सब चीज थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। ठीक है, अब एमओडब्ल्यू को ज्यादा मत खींचिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया है। इसमें जो बचा हुआ जो चीज था उसको बता दे रहे हैं। ठीक है, फिर एक देखिए शॉर्ट वॉल है। शॉर्ट वॉल देखिए, ये बोर्ड एंड पिलर और लॉन्ग वॉल का कॉम्बिनेशन है। पूछ सकता है सवाल में कौन सा मेथड ऑफ वर्किंग जो है बोर्ड एंड पिलर और लॉन्ग वॉल का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट वॉल मेथड। इसमें सेल्फ एडवांसिंग सपोर्ट भी लगता है और इसमें जो है कंटिन्यूअस माइनर भी लगता है, दोनों लगता है। क्योंकि आप पढ़े ना सेल्फ एडवांसिंग पावर सपोर्ट, वो तो लॉन्ग वॉल में लगता था, तो उसका वो चीज यहाँ लगता है। और बोर्ड एंड पिलर का कंटिन्यूअस माइनर यहाँ पे लगता है, और यहाँ पे कोयला काटते हैं। इसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट वॉल माइनिंग मेथड। इंडिया में यूज भी हुआ है, पता है कहाँ पे? विश्रामपुर अंडरग्राउंड माइंस। अब पता नहीं ये है कि नहीं अभी करंटली ऑपरेटिंग ऑपरेशन में, पर ये विश्रामपुर अंडरग्राउंड माइंस ऑफ विश्रामपुर एरिया एससीसीएल में सबसे पहली बार इसका हुआ था। लॉन्ग और बोर्ड पिलर का दोनों का फीचर होता है। इसमें कंटिन्यूअस माइनर भी होता है और पावर सपोर्ट भी होता है। इतना जानिए, हम तो बहुत ज्यादा डिटेल आपको दे दिए हैं, और इतना जानिएगा तो आपका काम हो जाएगा। फिर सर आप PSLW फुल फॉर्म क्या है सर? पावर सपोर्ट लॉन्ग वॉल, लॉन्ग बॉल डब्ल्यू सर, मतलब पावर सपोर्ट लॉन्ग बॉल उसके आगे सर? बस। पी का मतलब पावर, एस का मतलब सपोर्ट, एल का मतलब लॉन्ग है, डब्ल्यू का मतलब लॉन्ग वाल। एल डब्ल्यू का मतलब बोलते हैं ना लॉन्ग वाला है, कि एल का मतलब जी ही जी सर। लॉन्ग वाला है। समझ गए? तो ये है अंडरग्राउंड ये सब गैसिफिकेशन ऑफ WCL कोल। में आया था सर। हाँ PSLW आया था, किससे हाँ रिलेटिव है? हाँ हाँ। WCL में आया। ठीक है, पावर सपोर्ट लॉन्ग वाल। तो ये देखिए अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन ऑफ कोल, देखिए एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा जिसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। होल किया गया है, दो होल किया गया है। देखिए होल नंबर 1, होल नंबर 2, या इसको बोल सकते हैं होल नंबर 1, उसको बोलते हैं होल नंबर 2, कोई भी दिक्कत नहीं है। सिम है यहाँ पे ये नीचे। अब इसमें क्या है, सिम में होल करके पहुंच गए, इसमें हवा डालें क्योंकि हवा के बिना कोई चीज जलता नहीं है जी, ये अब पढ़े हैं अपने से। तो हवा भेजेंगे यानी ऑक्सीजन भेजेंगे, और अगर जरूरत पड़ेगा तो पानी भी। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या आग जलवाते हैं हम लोग, नीचे भेज के इंजेक्शन कराते हैं स्पार्क वगैरह का, और इसमें आग जो है सिम का कोयला में आग जलाते हैं। अब आग जलाते हैं तो कनेक्टेड रहता है दूसरा होल इससे, आग जला हुआ से सिम से, जिससे क्या होता है जो भी मेरा सिन गैस वगैरह है, H2CO जो CH4 गैसें हैं, ये सब ऊपर आएंगे, और फिर इस गैस को फिर क्लीनिंग करके बाकी बिजली उत्पादन हम लोग करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन ऑफ कोल। भूमिगत कोयला का गैसिफिकेशन करना, गैस में बदल रहे हैं ना कोयला को, कहाँ बदल रहे हैं? भूमिगत में बदल रहे हैं, इसलिए इसका नाम है अंडरग्राउंड, मतलब भूमिगत में हो रहा है। क्या कर रहे हैं? कोयला को गैस बदल रहे हैं, इसलिए इसका नाम है गैसिफिकेशन ऑफ कोल। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे भी आप सेंटेंस भी पकड़ लीजिएगा कि अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन ऑफ कोल का मतलब होगा कि कोयला को कहीं ना कहीं भूमिगत भाग में हम लोग जला के गैस में बदल रहे हैं, और फिर उस गैस का इंडस्ट्री में बिजली बनाने में या कोई दूसरा पर्पस के लिए हम लोग इस्तेमाल करें। इसको क्या बोलेंगे? अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन ऑफ कोल। याद है? नहीं देते हैं तो मैं जितना बैठेगा वो तो बैठेगा ही बैठेगा, पर उससे क्या होगा, आपको गैस निकालने इसमें सब सपोर्ट वोर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता, पानी वगैरह हम भर देते हैं। है कि नहीं? इसे वाटर भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं, जैसा हुआ वाटर से ही हम लोग ज्यादा। मतलब सर इसमें आदमी उदमी कुछ नहीं जाता, बस नहीं सर नहीं, ज्यादा सेफर मेथड है। ठीक है। और ये क्लीन कोल टेक्नोलॉजी मेथड भी है, क्लीन कोल टेक्नोलॉजी। ठीक है, नहीं नहीं, बहुत मल्टीपल होल कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आपका रिजर्व कितना बड़ा है। ठीक है, बहुत जगह करना होगा, एक एक करके करते चले जाएंगे, देखेंगे।
के बारे में पूरा मेरे पास डिटेल का एक पीपीटी उसको भेज देंगे, देख लीजिएगा। सर ये पानी क्यों भेजते हैं सर इसमें? पानी इसलिए भेजते हैं ना कि मान के चलिए कंट्रोल करने के लिए, मान के चलिए कोई ज्यादा हो गया आग तो बुझाना भी तो पड़ेगा ना, ज्यादा फैल गई इधर, पानी की भी यहाँ पे जरूरत पड़ता है यहाँ पे। ऐसा तो नहीं सर किसी वो वाटर गैस बनाने के लिए? वाटर गैस ही बना सकते हैं, ठीक है, वाटर गैस तो बनेगा ही क्योंकि उसमें पानी है, पर उसको वाटर गैस मेरा इंटेंशन नहीं रहता वाटर गैस बनाने का, मेरा इंटेंशन रहता है प्रोड्यूसर गैस, सीन गैस बनाने का, ठीक है, CH4 उसमें होना चाहिए। CH4 होना चाहिए, CO होना चाहिए। यस सर। पहले से अगर आग लगा हुआ है ना तो उसको कंट्रोल करना दिक्कत है, क्योंकि वहां से आप कहाँ तक आग फैला हो उसके ऊपर सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सेटअप करना वो भी काफी रिस्की है, ऊपर से नीचे से कभी भी लैंड मतलब सर स्लाइड। वो तो आउटक्रॉप में है सर, बहुत ऊपर है सर, और नीचे वो रहना जो आग चाहिए लगा था। हुआ है ना वो भूमिगत भाग में आग लगा, वो माइनिंग किया हुआ क्षेत्र है, मतलब केविंग, मतलब क्या पिलर निकाल लिए हैं तो उसका बेस ही नहीं है, इसमें हम लोग कोई पिलर उलर कुछ नहीं निकाल रहे हैं, बेस मेरा क्या इंटैक्ट है, बस हम होल्ड किए हैं उसमें, तो आधा पूरा जगह ही झरिया क्या होता है, आधा देखिएगा तो पूरा अंदर से पूरा खोखला है वो, और कैसे कर सकते हैं। स्टोइंग प्रैक्टिसेस में आ जाइए। स्टोइंग प्रैक्टिसेस आपको बताए थे कि 3 तरह का स्टोइंग आपको डिस्कस कर मतलब पढ़ना है, इसमें 2 ही आपको पढ़ना है, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, नियोमेटिक। मैकेनिकल हाई स्पीड बेल्ट कन्वेयर, हाइड्रोलिक पानी वाला, नियोमेटिक हवा वाला एयर कंप्रेशन कंप्रेसर। मैकेनिकल आपको बताया है कि हाई स्पीड बेल्ट कन्वेयर का इस्तेमाल होता है, हाइड्रोलिक स्टोइंग बताया है पानी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग, अगर मेरा सिम का जो ढाल होगा 5 डिग्री से कम है तो वो क्या होगा, सूटेबल नहीं, उपयुक्त नहीं है, कम गहराई है तब भी मेरा हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग जो है उपयुक्त नहीं है। हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग के लिए कुछ व्यवस्था किया जाता है, मिक्सिंग चैम्बर रहता है, आपको बताएं मिक्सिंग चैम्बर में मिक्सिंग कोन वगैरह रहता है, सारा पानी और वहां पे सैंड मिक्स होता है, इसलिए इसका नाम मिक्सिंग चैम्बर भी है। ली रिकॉर्डर से आपको बताए थे, ली रिकॉर्डर से क्या नापते हैं? ली रिकॉर्डर से क्या नापते हैं? ली रिकॉर्डर से पानी नापते हैं, बालू। बालू का ना रेट कितना मेरा आ रहा है वो नापते हैं, और केंट वेलोसिटी मीटर से हमको नापते हैं क्या, मेरा पानी। HL रेशियो बताए थे, HL रेशियो हाइट लेंथ, ठीक है, हाइट किसका लेंथ किसका ये भी पूछ सकता है। मिक्सिंग कोन मेरा जहाँ पे है, मिक्सिंग चैम्बर जहाँ पे है और जहाँ हम डिस्चार्ज कर रहे हैं उसके बीच में वर्टिकल हाइट को बोलेंगे हाइट, और लेंथ का मतलब क्या हुआ, मेरा स्टोइंग पाइप का पाइप का लंबाई। पूरा लंबाई, हाँ पाइप का लंबाई। 1:1:7 गुड स्टोइंग रेट माना जाता है, वॉल्यूम 1 में लिखा भी हुआ है। सैंड टू वाटर रेशियो 1:1 से लेके 2 रहता है, ये आपको डिस्कस किया, तो लगभग ये आज पूरा कंप्लीट हो गया आपका मेथड ऑफ वर्किंग कोड। Recording इसका वीडियो stopped. अपलोड कर दीजिए, उसके बाद दरमियान उसका पार्टीशन कम हो जाए तो मशीन वगैरह तो अंदर चल जाएगा ना सर, मतलब धस इसीलिए ना जाएगा। पार्टिंग, इसीलिए तो बोले ना, जब ब्लास्टिंग होता है ना, हम्म। जब ब्लास्टिंग होता है तो ब्लास्टिंग में यही सब ध्यान दिया जाता है कि पार्टिंग मेंटेन किया जाता है, दोनों के बीच में पार्टिंग है, उसके बाद जब ब्लास्टिंग कीजिएगा तो स्टोन डस्ट यहाँ पे छीटा जाता है गैलरी के अंदर, ब्लास्टिंग जो कीजिएगा वो पिलर में ही किया जाता है, इसका होल इस तरह से हम लोग करते हैं, वो ब्लास्टिंग वाला चैप्टर में बताए थे, याद है किसी को? यस सर। वो आपको हम बताए थे कि कितना होना चाहिए मेरा पिलर, सॉरी पिलर के कितना नीचे मेरा हो सकता है, और आपका वो होल वगैरह ये सारा कुछ हम आपको बताए थे, याद है आप तो लोग को? सर यस सर सर एक मिनट ओवर सर, पिलर क्यों नहीं 3 मीटर क्या बोलते हैं उसको, तो छोड़ देंगे। सर ये सारा वो भी निकालने के बाद वो फिर किस तरह प्रोसेस करेगा सर, तो पिलर बाय पिलर ना बच जाएगा सर, बीच में तो गैलरी रहेगा, तो वो ऊपर से देखेंगे तो बीच बीच में पिलर दिखेगा, तो सर मशीन वगैरह फिर कैसे चलेगा सर, ओपन कास्ट तो कैसे वर्क जब हम लोग करेगा? होल करते हैं ना, जब हम लोग होल करते हैं गैलरी में होल नहीं करते हैं, पिलर में करते हैं, है ना, जब पिलर में होल करेंगे ना तो पूरा पिलर का कोयला टूट जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछे थे भाई तुम? पिलर का कोयला पूरा टूट जाएगा। पिलर का ऊंचाई कितना होता है, 3 मीटर, 3-4 मीटर होगा, ज्यादा ज्यादा 4 मीटर होगा, 5 मीटर होगा, तो हमारा होल का साइज तो 10-10, 12-12, 15-15 मीटर होता है, तो ये 3 मीटर 18 आराम से मीटर कोयला निकाल देगा, ये कोयला ब्लास्ट होके कुछ इस तरह से स्टेबल हो जाएगा, कुछ इस तरह स्टेबल हो जाएगा,
ब्लास्टिंग बात नहीं किया। गैली तो पहले से ही खुला हुआ है। हाँ तो हम तो चाहते ही हैं एक्सपोज होना, तब तो कोई निकालेंगे। कोयला जब यहाँ पे हम लोग पिलर का ब्लास्टिंग करेंगे तो क्या यहीं पे रहेगा कि बाकी लोग जो पिलर है 4.8 मीटर है उसमें फैलेगा? फैलेगा ही ना। हाँ गैली खाली नहीं मिलेगा, सारा कोयला जो है सर यहाँ सॉइल गैली। फैक्टर आएगा क्या? जैसे जो रॉक का स्ट्रेंथ रहेगा वो बढ़ जाएगा तो सॉइल पर जो वाइड एरिया है उसमें ज्यादा भर जाएगा तो उसको एरिया बोलते कवर हैं, कर उसको लेगा। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्वेल फैक्टर बोलते हैं या फिर बल्किंग फैक्टर बोलते हैं। हाँ बताएं। सर वही आ जाएगा क्या? तो इस पूरा भर जाएगा कोयला, हल्का से ही नीचे, हल्का सा यस तो सर लोडिंग तो यस होगा ही समझ। होगा। अब ऐसा नहीं कि लोडिंग तुरंत कर देंगे, इस केस में थोड़ा सा वेट करेंगे, कुछ समय तक वेट करेंगे ताकि जो भी है स्टेबल हो जाए। और फिर जब भी हम लोग लोडिंग करेंगे ना, मशीन को भेजेंगे, तो उस समय वहां पे सतर्क रहना पड़ेगा, प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज इसमें है, वो याद रख लीजिए। इसमें जब भी वर्किंग वर्किंग बाय ओपन कास्ट अंडरग्राउंड डेवलप्ड पिलर, जब भी आप अगर इसको पढ़ रहे हैं ना, तो जरूर उसको, वो जो सर्कुलर आपको हम बताया है, वो जरूर आपको याद रखिएगा, उसी से सवाल आता है। ठीक है, कि कितना मेरा होल रहेगा, उसमें डस्ट कितना डालेंगे, डस्ट डालेंगे तो डालेंगे, उसका प्रेशर कितना होना चाहिए हवा का। और सर इस मेथड में मशीनरी कौन कौन सा यूज कर सकते हैं? मशीनी तो जो नॉर्मल यूज, सवल वगैरह तो होगा ही यूज। और सर ये ड्रैग लाइन वगैरह जैसे वो भी ड्रैगलाइन हटाने के लिए कोयला के लिए कहाँ यूज करते हैं? अगर वो भी नहीं नहीं रहेगा तो इस्तेमाल करो। सर उसके ऊपर जो वो भी है वहाँ की बात कर रहा हूँ। कहाँ पे? ये वाली? जैसे जो डेवलप कर दिए बोर्ड एंड पिलर में, पिलर को बोर्ड एंड पिलर में पिलर को डेवलप कर दिए, उसके ऊपर जो जब ओपन कास्ट तरीके से निकालेंगे तो जो ओवर बर्डन रहेगा सर उसके ऊपर, तो उस ओबी को हम ड्रैग लाइन से निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। फ्रैगमेंटेड है ना, फ्रैगमेंटेड तो निकाल सकते हैं, फ्रैगमेंटेड वो भी निकल जाएगा। फ्रैगमेंटेड मतलब टूटा हुआ वो भी अगर है तो निकल ही जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ही आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है और इसमें आपको सावधानी एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। क्या वो ना, सावधानी से ही आपका सवाल जो है ज्यादा हाई चांसेस है वो आएगा। हो सकता है ना ओपन कास्ट में मीथेन गैस का एक्सप्लोजन हो सकता है, पर साधारण तौर पे ये जो है वो मतलब रेयर होता है। इस तरह से अगर आप निकाल रहे हैं ना, भूमिगत डेवलप किया हुआ पिलर है, उसको अगर ओपन कास्ट से विधि से निकाल रहे हैं, वहां पे हो सकता है, वहां पे बहुत ज्यादा चांस